हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS में PGT की वैकेंसीज़ आई थी अभी लास्ट वीक। और परसों ही जो EMRS में TGT की वैकेंसी हैं उसका नोटिफिकेशन आ गया है। और ये आपके लिए जब तक यूपी का एग्ज़ाम पेंडिंग है तब तक के लिए आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में EMRS को यहाँ देखा जा रहा है। और वास्तव में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही। लगभग 5600 पोस्ट जो हैं आपकी EMRS में TGT की आई हैं और एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे EMRS से जुड़ी हुई आपकी जो TGT का सिलेबस है, TGT इंग्लिश कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है और TGT से जुड़ी हुई सारी बातें। तो चलिए जल्दी से मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखिए। ऑफिशियल साइट से ये नोटिफिकेशन मैंने लिया है, डिटेल नोटिफिकेशन है, इसमें हम सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फटाफट। जो पोस्ट है TGT की वो 5660 है, यानी 5660 यहाँ पोस्ट दे रखी हैं। बाकी हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल भी दे रखी है। और अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या है। देखिए, हिंदी 606 और इंग्लिश 671, 671 वैकेंसीज बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके लिए आई है। अनरिजर्व 273, EWS 67, OBC 181, SC 100, ST 50 और बाकी अदर्स में है। तो 671 पोस्ट। और सबसे बड़ी खास बात क्या है फ्रेंड्स यहाँ कि दोनों वैकेंसी साथ साथ आई हैं, दोनों को एग्ज़ाम लगभग साथ साथ होगा। और इसी के साथ साथ जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कोई अंतर यहाँ दोनों को देखने में हमें नहीं मिल रहा है। क्लियर। तो यहाँ बाकी ये हैं। और लाइब्रेरियन, PET, आर्ट, म्यूज़िक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फ़िलहाल हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो ये तो वैकेंसीज़ थी। इसका और स्क्रीनशॉट लेके मैं आज जो टेलीग्राम चैनल है अपना मिलियन माइंड्स इंग्लिश, वहाँ से आपको डिटेल नोटिफिकेशन मैंने हालांकि डाल दिया है, फिर भी मैं एक स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा। और पे ग्रेड वही है लेवल 7, 44,900, यानी जो आपका 4600 वाला पे ग्रेड है वो मिलेगा। लगभग 70,000 के आसपास यहाँ सैलरी आपकी बैठेगी, 69,000 या 70,000 के आसपास। और बात करते हैं फिर। देखिए, मोड ऑफ एग्ज़ाम केवल वही है मोड ऑफ एग्ज़ाम, यानी OMR बेस्ड होगा एग्ज़ाम, ऑफलाइन पेपर होगा। एग्ज़ाम में क्या है, 120 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, लैंग्वेज 20, यानी बिल्कुल सेम है। लैंग्वेज 30 मार्क्स, सॉरी, वहाँ 20 मार्क्स का था पिछली बार, यहाँ 30 मार्क्स का है। ये थोड़ा सा अंतर यहाँ देख लिया है। अब ये है, देखिए डिटेल्ड GS में क्या क्या है। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स में, रीजनिंग 10 और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 और टीचिंग एप्टीट्यूड 10। ये 10-10 क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं। पिछले वाले में शायद यहाँ पर कोई 20 क्वेश्चन थे। और जो 80 क्वेश्चन यहाँ लैंग्वेज के हैं, यानी पिछली बार भी 80 थे, अब भी 80 है। PGT में भी 80, TGT में भी 80, तो बराबर हो गया यहाँ। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो कह रहा है डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का होगा। एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी एंड केस स्टडी NEP, तो ये 65 + 10 + 5। और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अलग से इसने बढ़ा दिया है। 5 मार्क्स जो दिखा रहा है ना खेलो इंडिया, और ये उसमें पीछे नहीं था। तो यहाँ 80 मार्क्स लगभग वही है, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत है एक आधा चैप्टर। और लैंग्वेज को कह रहा है 30 मार्क्स, और 30 में 15 और 15 दोनों आएंगे। और जिसमें से क्या करना होगा फ्रेंड्स, खास बात ये है कि 40% मार्क्स यहाँ इस सेक्शन में लाने ज़रूरी हैं। ये स्पेशल है। और अगर ये क्वालिफाइंग है, अगर आप यहाँ 30 मार्क्स को पास नहीं करते हो, इसमें से 40% मार्क्स नहीं लाते, यानी 430 का हो गया, 12 मार्क्स आप नहीं लाते हो, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। कह रहा है जनरल इंग्लिश, जनरल रीजन 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली विद मिनिमम 40% ईच लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ कह रहा है अगर आप 40% नहीं लाते तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और ये क्वालिफाइंग है, यानी जो आपकी मेरिट बनेगी वो 120 क्वेश्चन पे ही बनेगी दोनों एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हॉस्टल वार्डन से कोई मतलब नहीं हमें, मार्किंग नेगेटिव होगी यहाँ, ये खास बात है।
1.25 यानी 1/4, 1/4 मार्किंग आपकी होती है नेगेटिव। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन तो वही है, सारे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ साथ। और 2 घंटे पहले एग्ज़ाम होने से पहले इसमें जो है आपको पहुँचना है। और देखिए एग्ज़ाम में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी मैं बता दूं। मेरी अपनी संभावना है कि अक्टूबर नवंबर तक हर हाल में ये एग्ज़ाम जो है हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए अब बढ़ते हैं एज लिमिट की तरफ। पीजीटी में थी 40 ईयर्स, टीजीटी में 35 ईयर्स। 35 में आप अपना कैटेगरी वाइज जो है रिलैक्सेशन एज का मान लीजिए। एससी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स। क्लियर, ये एज रिलैक्सेशन है। और जितनी भी महिलाएं हैं, फीमेल एस्पायरेंट हैं, उनके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है कि अगर कोई महिला है वो एससी कैटेगरी की है तो 35 + 10 + 5 यानी 50 ईयर्स उसकी जो मैक्सिमम जो एज लिमिट हो गई है बैठने के लिए एग्ज़ाम में, वो हो गई है। क्लियर, तो ऑलमोस्ट सारे ही एस्पायरेंट हैं वो इसमें आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए अब बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। यहाँ थोड़ा सा आपको स्पेशल ध्यान देना है। कह रहा है कि इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स सबके लिए कह रहा है। अच्छा, और 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और अदर एनसीटी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट। इसेंशियल में कह रहा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स अगर है आपका 4 ईयर वो चलेगा, पहली बात। नहीं है तो जो आपका बीए है, बीए ऑनर्स के लिए कम से कम 2 साल आपने इंग्लिश पढ़ी हो, कम से कम 2 साल। किसके लिए है? बीए ऑनर्स के लिए। अब इसके बाद एक और यहाँ इसने प्रॉब्लम क्रिएट की है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे एमजेपी बरेली है। यहाँ पर क्या है, फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विजिट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। अगर आप बीए है और एमजेपी यूनिवर्सिटी से है या ऐसी यूनिवर्सिटी से है जहाँ फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ आपने जो इंग्लिश है वो आपके 3 साल में हो, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ी हो, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 2 साल पढ़ के इंग्लिश छोड़ दी है तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं हैं। क्लियर। और देखिए इंग्लिश की बात होती है तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हमें हो जाता है। हमारी मार्कशीट पे अगर इंग्लिश लिखा हुआ है, 3 साल हमने पढ़ी है, वी आर एलिजिबल। अगर इंग्लिश लिटरेचर लिखा हुआ है तो वी आर एलिजिबल। और अगर इंग्लिश जनरल लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ी है 3 साल, वी आर नॉट एलिजिबल। जनरल को यहाँ भाषा में मान्यता नहीं दी जाती है। क्लियर। तो बाकी हमें कोई मतलब नहीं है अदर सब्जेक्ट से। और इसके साथ में ये तो ये हो गया, और इसके साथ में क्या है, दूसरी बात है कि टीजीटी के लिए सी टैट जो है यहाँ कंपलसरी इन्होंने कर दिया है, सी टैट। क्लियर फ्रेंड्स। और जो सी टैट है वो कौन सा वाला? जूनियर वाला, क्योंकि टीजीटी के लिए जूनियर टैट मान्य होता है, बेसिक वाला मान्य नहीं होता। ये कंपलसरी है फॉर ऑल टीजीटी, साथ साथ खास रूप से इसने लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बीएड डिग्री है वो कंपलसरी हो गई है, यानी बीएड तो होगा ही जब टीजीटी की बात करेंगे। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए कह रहा है कि जो बीएड है वो डिग्री जो मान्य नहीं है। तो इंटीग्रेटेड में कोई बात ही नहीं है, वो तो एक ही बात होती है। बाकी ये अदर्स की क्वालिफ़िकेशन आ गई है। और अब बात कर लेते हैं, अच्छा एज रिलैक्सेशन यहाँ आ गया है, एक बार फिर भी आप इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना यहीं। एससी के लिए 5 ईयर्स, अदर्स बैकवर्ड क्लासेस 3 ईयर्स, और बाकी ये सर्विस वाले लोग हैं उनके लिए 5 ईयर्स। जम्मू कश्मीर का रेजिडेंस इतने से इतने के बीच रहा हो 5 ईयर्स,
और वीमेन ऑल कैटेगरी अगर वो टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो 10 इयर्स, ये खास बात है। डिसेबल के लिए भी है, डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वुमेन, तो ये दे रखा है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से अगर कोई है तो ऐसा, वैसे रेयर केसेस होते हैं। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए दे रखा है इन्होंने, देख लीजिए ये क्राइटेरिया है इसका, हालांकि सर्टिफिकेट आपका होगा, अगर इस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो आपको मिल जाएगा, आपका ईडब्ल्यूएस लग जाएगा, नहीं आता है तो नहीं लगेगा। क्लियर। तो 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड कह रहा है, रेजिडेंशियल फ्लैट कह रहा है 1000 स्क्वायर फीट या अबव का, और 100 यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट कह रहा है, और फिर 200 यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट कह रहा है, अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज़। तो देख लेना, वो तो जब ईवीएस आपका बनेगा तब आपको वहाँ मिल जाएगा वो सारी चीज़ें। चलिए अब बढ़ जाते हैं, इसने दे दिया ये इनका जो सर्टिफिकेट है उनका एक प्रारूप दे दिया इसने। और अच्छा, एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, पीछे कुछ कमेंट्स थे कि एग्ज़ाम कहाँ होगा। एग्ज़ाम के लिए इन्होंने जो स्टेट चॉइस आपसे मांगी जाएंगी, स्टेट वाइज एग्ज़ाम सेंटर बनाए हैं, तो जिस स्टेट में है उसी स्टेट का भर सकते हैं, नहीं है तो आप फर्स्ट चॉइस पे आप अपना नियरेस्ट जो भी आपका पड़ता है, दिल्ली है सबके लिए है और सबसे नियरेस्ट है, बाकी चाहे साउथ वाला हो या नॉर्थ वाला हो, तो दिल्ली में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर रख सकते हैं। और बाकी जो यूपी वाले हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ इसने दिया है, उत्तराखंड के लिए देहरादून दिया है। इसमें कंपलसरी नहीं है, ये कह रहा आप कोई भी आप एग्ज़ाम सेंटर रख सकते हैं। दिल्ली हालांकि मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, होना तो चाहिए भाई, शायद नहीं रखा है दिल्ली। हाँ है न्यू दिल्ली, ये रहा देखिए न्यू दिल्ली। क्लियर। तो दिल्ली है, नो प्रॉब्लम। फिर भी आप जहाँ भी आप भर देंगे अपनी चॉइस वहीं आपको मिल जाएगा। और अगर रेयर बात है, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर ये कह रहे हैं जो दूसरा अलॉटेड एग्जाम सेंटर होगा वो आपको मिल जाएगा। और अभी बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी इसके बारे में, और ज़रा क्या क्या है। देखिए ये रहा एग्ज़ाम डेट वगैरह। जो फ़ीस है 1500 रुपये है भाई, टीजीटी में भी 1500 है, पीजीटी में भी 1500 है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पैसा ले रही है, ये जो है कम होना चाहिए, एक बर्डन हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 180 मिनट्स फॉर टीचिंग, यानी 3 आवर्स का यहाँ एग्ज़ाम होगा। पहले भी एग्ज़ाम 3 आवर्स का था पीजीटी का भी, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये बिल्कुल ख़ास बात है, लिखा हुआ है 1 स्टेज एग्ज़ाम है, यानी एक ही बार एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम नहीं है। देखिए अब बढ़ते हैं हम सिलेबस की तरफ। सिलेबस जो है, क्या क्या सिलेबस यहाँ पर है। सिलेबस चलिए पहले थोड़ा सा इसको बताता चलता हूँ मैं। यहाँ जो जनरल सिलेबस है इसको भी फटाफट ले लेता हूँ, फिर आपको स्क्रीनशॉट इसका मैं अवेलेबल करा दूँगा। जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जनरल अवेयरनेस स्पेशली एजुकेशन के फील्ड को लेके। रीजनिंग है आपकी, पजलिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इन इक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, वो सब रीजनिंग जो आती है आपको जानकारी है इसमें। और कंप्यूटर बेस्ड आ गई, फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट, देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग्स, मेथड ऑफ टीचिंग्स, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपने यहाँ परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि डिग्री में आपके कितने परसेंटेज रहे हैं। ठीक, यानी आपको बीए पास होना है प्लस बीएड होना है, चाहे आपके 50% हो या 40% हो या 35% हो, कोई मैटर यहाँ परसेंटेज का नहीं है, केवल आपकी जो पास है वो क्वालिफिकेशन है। क्लियर। तो इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रहे। और आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी, एनईपी, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सिमिलर प्रोग्राम, जनरल हिंदी कह दी है, और जनरल इंग्लिश में आ गया आपका वर्ब, टेंस, वॉइस, यानी वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ आ गई हैं, वोकैब्स, एंटोनिम, सिनोनिम,
कुछ नया नहीं है, सब आप जानते हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इसकी। अब बात कर लेते हैं आपका स्पेसिफिक सिलेबस की। तो पहली आ गई है आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग आ गया, रीडिंग सेक्शन, एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट। क्लियर। तो कम्प्रीहेंशन आ गया है, उस पर क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन आपका फैक्चुअल हो सकता है और ग्लोबल कह रहा है और वोकैब बेस्ड हो सकता है। उस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पैसेज पे आएगा। अच्छा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इसने कुछ नहीं किया है कि राइटिंग कितने में है, रीडिंग कितने में है, तो वही है, पैसेज 1 आ जाए या 2 आ जाए। अमूमन 1 आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं, और कई बार तो टीजीटी में देखा गया अपना, यूपी टीजीटी में 3-3 भी पैसेज उन्होंने रखे हैं। आगे राइटिंग की बात करें तो टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट्स ओपिनियन टू ए कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर इन ए स्टाइल सुटेबल टू ए टास्क सेट वन शॉर्ट राइटिंग टास्क सच एज नोटिस, मैसेज एंड पोस्ट कार्ड, इवेंट, प्रोसेस, प्लेस, और राइटिंग एन आर्टिकल, डिबेट। ये देखिए सारा जो यहाँ मैटर दे रखा है, ये जो एनसीईआरटी आपकी है, एनसीईआरटी में जो 10th से 12th लेवल पे है, वो ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। राइटिंग ए लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बेसिक, विजुअल। तो यहाँ लेटर पूछेगा नहीं, लेकिन उनसे जो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या कंडीशन होती है, इवेंट्स कैसे हैं, नोटिस कैसे है, पोस्ट कार्ड कैसे है, तो उस पर MCQs जो हैं वो यहाँ पूछे जाएंगे। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं ग्रामर को लेके। देखिए ग्रामर में पीजीटी में तो बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन यहाँ कह दिया है टेंस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, कनेक्टर, क्लॉज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सीक्वेंस। और खास बात ये है ग्रामर में बेशक वो 2 चैप्टर के नाम दे दे, लेकिन जब ग्रामर आती है तो वहाँ वो सभी कुछ आ जाता है। तो ग्रामर में छोड़ना मेरे विचार से कुछ ठीक नहीं है, जो भी है वो सब आप उसको तैयार करके चलिए। ऊपर कह दिया देखिए एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, लैंग्वेज, ग्रामेटिकल आइटम एंड यूज देम एक्यूरेटली इन द कॉन्टेक्स्ट। बचा कुछ नहीं, ग्रामर आपकी वही है, सब जनरल ग्रामर जो आती है। अंतर अब यहाँ लिटरेचर पे आता है। तो शेक्सपियर वर्क्स, सबसे पहला काम शेक्सपियर वर्क्स कह के इसने पल्ला झाड़ लिया है, यानी शेक्सपियर तो कंप्लीट है ही, महाराज जहाँ भी हैं वहीं ये आपको मिलेंगे। रोमांटिक पीरियड, शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, बायरन, यानी रोमांटिक पीरियड एटसेट्रा कह दिया। देखिए इन्होंने, देखो इन्होंने जो मेजर राइटर हैं उस एज के वो यहाँ इन्होंने दे दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। ओबियसली इनमें से क्वेश्चन आएंगे, फिर भी जो अदर्स हैं उनमें से भी आ सकते हैं, क्योंकि रोमांटिक पीरियड, पूरे पीरियड को इन्होंने उठा लिया, एंटायर पीरियड यहाँ उठाया है। और 19th 20th सेंचुरी अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर उठाइए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, टेड ह्यूजेस, विटमैन, हाथॉर्न, इमली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ एटसेट्रा। मॉडर्न इंडियन राइटिंग, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसिम स्किल, दारूवाला, रस्किनबॉर्न, नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह एटसेट्रा। और मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कह रहा है, तो और पीछे वाला जो सिलेबस था पीजीटी का, उसमें उसने क्लियरली लिख दिया था लैटिन अमेरिकन और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश। और यहाँ वही है, मतलब यहाँ वो चीज़ें सेम है दोनों में, और बिल्कुल भी मेरे विचार से कहीं कोई अंतर नहीं है। केवल उसने यहाँ एग्जाम्पल, जैसे रोमांटिक पीरियड के एग्जाम्पल्स हैं, तो पिछले वाले सिलेबस में इसने लॉर्ड बायरन का नाम नहीं दिया था। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि लॉर्ड बायरन तो इम्पॉर्टेंट ऑथर है रोमांटिक पीरियड का, तो उससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये जो सिलेबस है, खास बात ये है कि आपके पास सिलेबस जो टीजीटी है और पीजीटी है वो दोनों सिलेबस हैं आपके सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो तैयारी में जुट जाइए, या तो टीजीटी की और या पीजीटी की, मतलब एक तो कम से कम करना ही है आपको। अगर सीटेट है तो दोनों डालिए, सीटेट नहीं है तो पीजीटी भरिए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टीजीटी जब तक यूपी टीजीटी पीजीटी नहीं होता तब तक यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर। और बाकी मेरे विचार से सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई हैं, और फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया किसी भी चीज़ को लेके कमेंट करिएगा, और जो भी होगा उसका रिप्लाई मैं आपको करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। और फिर चैनल पे फिर हमें EMRS की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक पोल आपसे लूँगा, उसके बाद फिर हम काम शुरू कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।